नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश की सियासत, जहां जुबानी जंग की रफ्तार ऐसे ही कि कम ही नहीं होती। कमलनाथ के विधायकों की कीमत वाले बयान से शुरू हुआ बवाल उम्र के असर तक जा पहुंचा। आरोप में मिट्टी की सौंधी खुशबू से लेकर झूठे वचन पत्रों का तक जिक्र आया। खैर, ये जनता पर निर्भर करेगा, उसे तुकबंदियां पसंद आती हैं, शेरो शायरी पसंद आती है, या वोट का आधार काम का आकलन होगा। चर्चा आज इसी पर करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, फिल्मी गाने के ये बोल तो आपने जरूर सुने होंगे। मध्य प्रदेश की सियासत भी आजकल फिल्मी और शायराना अंदाज में चल रही है। सियासत कहाँ शायराना हो गई बताएंगे। शुरुआत कहाँ से हुई पहले ये बताते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सीएम और सरकार को घेरा, बोले मेरा क्या कसूर। तो जवाबी हमला खुद सीएम शिवराज ने किया। मेरी कौन सी गलती थी, मेरा कौन सा गुनाह था, पब्लिक बताए। और शिवराज भी ये क्वेश्चन पूछ ले, उसको जवाब मिल जाएगा। अभी विकास यात्रा निकाली थी, 160 विधानसभा में विरोध हुआ। ये बात बता, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई महाराजा नहीं हूँ, मैं कोई मामा नहीं हूँ, मैं कोई किसान का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई कलाकार नहीं। कांग्रेस रीति सदा चली आई, वचन जाए पर दंभ न जाई। फिर झूठ का पुलंदा तैयार हो रहा है। पिछले वचन पूरे किए नहीं उनने। कमलनाथ जी और कांग्रेस दूसरे नए वचनों पर उतारू है। अब मुझे तो कमलनाथ जी पे तरस आता है। कई बार लगता है उम्र अब हावी हो रही है। अब वो कहते हैं मुझे विधायकों की जरूरत ही नहीं। विधायक क्या होता है? लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि की हैसियत भी संविधान में बताई गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ की टैगलाइन मेरा क्या कसूर पर नरोत्तम मिश्रा का शायराना अंदाज। बोले ना इनका कसूर ना उनका कसूर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा की जुबानी गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है। वो एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, ना इनका कसूर ना उनका कसूर, ना इनने सिग्नल देखा ना उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। आपका कसूर था कि आपने किसान को धोखा दिया 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कह के। आपने 4000 रुपया महीना कह के नौजवान को धोखा दिया, ये कसूर था आपका। न कमलनाथ जी का कसूर न जनता कसूर। ये पूरा सत्ता लोलुपता जो भारतीय जनता पार्टी है उसका कसूर है। अब तो इनको यही कहना है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, अब पहले ही निकल लो क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार आ रही है। मिश्रा जी को 6 महीने के बाद किसी स्टेज पे भी मौका नहीं मिलेगा कि एक आध शेर पढ़ दें। एक दौर था जब देश में एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की चर्चा होती थी, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में एक्सीडेंटल नेता जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि जनता जनार्दन एक्सीडेंटली कुछ भी नहीं करती, बल्कि वोट देने से पहले उम्मीदवार और सियासी दल को हर तराजू पर तोलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बड़ा महत्वपूर्ण मसला है, और लेकिन बहुत ही शेरो शायरी वाले अंदाज में आज पूरी चर्चा हो सकता है आगे बढ़े। चूंकि हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले तारुफ आपको करा दें, भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग, प्रदेश कांग्रेस के। बहुत स्वागत है भूपेंद्र जी आपका। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी हमारे साथ चर्चा में हैं। चर्चा की शुरुआत हितेश वाजपेयी जी आपसे करूंगा मैं। जहां से ये पूरा मसला हम कहें शुरुआत हुई, जहां से पूरा विवाद शुरू हुआ विधायक की कीमत को लेकर, एक सवाल जरूर उठता है कि भाई अगर कोई विधायक पार्टी के सिंबल पर जीत कर आ जाता है, कोई उसकी अगर जमीनी स्तर पर कोई पकड़ है नहीं, तो फिर आप यही कहेंगे ना कि भाई उसकी क्या कीमत। देखिए, जो ये जिस गीत के आधार पे चर्चा अपन ने रखी है, वो बेसिकली वो उसका जो मूल भाव है वो यही है कि भाई जैसे 2 लोगों का जिक्र है कांग्रेस में, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, दोनों सबसे बड़े नेता हैं और आज की डेट में वही पार्टी चला रहे हैं जी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई 18 में सरकार बन ही गई थी इनकी,
और फिर उसके बाद इसी प्रकार की बातचीत हुई और हुआ यही कि ना दिग्विजय सिंह ने सिग्नल देखा, ना कमलनाथ जी ने सिग्नल देखा। सिग्नल तो रोज आ रहे थे साहब, और भूपेंद्र जी को भी याद है कि सिग्नल तो आ रहे थे सब जगह से। और जब दोनों ने सिग्नल नहीं देखा तो फिर एक्सीडेंट हुआ, और दुर्घटना के बाद आपने सब देखा कि क्या परिस्थितियां रही। बहरहाल ये तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी एक हास्यास्पद प्रस्तुति उस पूरे एपिसोड की है। पर यदि हम गंभीर नोट पर देखें तो कटारी साहब 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट हैं कि कमलनाथ जी ने बहुत कहा कि उनसे जब प्रश्न किया गया, एक तो कमलनाथ जी, मैं इस मामले में बोलूंगा कि बहुत ईमानदार अभिव्यक्ति करते हैं। जब उनसे प्रश्न किया गया कि लोग कहते हैं आपके संपर्क में भी है, तब उनने उसके प्रत्युत्तर दिया कि हाँ मेरे संपर्क में भी लोग हैं, लेकिन विधायक होने से क्या होता है, मेरे पास टाइम नहीं है उनसे मिलने का। मतलब वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस के संपर्क में जो हैं या कांग्रेस में जो लोग हैं जिनका आकलन बार बार कहा जाता है, कमलनाथ जी करते रहते हैं अपने सर्वेस से, उनमें दम नहीं है। और इसीलिए रेस्ट ऑफ द कांग्रेस और कमलनाथ, ये दो बहुत अलग अलग चीजें हो गई हैं। मतलब दोनों में बहुत अंतर है। कमलनाथ फीडबैक के आधार पर चलते हैं और केवल फीडबैक के आधार पर चलते हैं और आकलन करते हैं। उनका कोई टॉकेटिव कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो विधायकों से नहीं है, नेताओं से नहीं है, अपनी शैली होती है ना नेताओं। एग्जैक्टली, मैं उसमें कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और ही हैज बीन अ वेरी गुड कॉर्पोरेट लीडर, तो स्वाभाविक है कि उनका एक तरीका है काम करने का। और दिग्विजय सिंह जी ठीक उल्टे हैं, वो गली गली घूमते हैं, तो उनके पास फिर उसी टाइप के नेता भी संपर्क में रहते हैं, तो वो फिर विनेबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आ पाते हैं। तो ये दोनों की बहुत बड़ी ड्रॉबैक्स हैं जिससे ये दल गुजर रहा है और इसीलिए बार बार एक्सीडेंट होता है। जी, लेकिन कांग्रेस को यही बातें प्लस में भी नजर आती हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। भूपेंद्र जी, एक तो ये कि विधायक वाला मसला भी कि भाई अगर चुनकर आ रहा है तो भाई कीमत उसकी क्यों नहीं होगी भाई? अगर हम उस कहें कि कोई कीमत नहीं तो क्या वो उस वोटर की वोट की बेइज्जती नहीं है? दूसरा ये कि मेरा क्या कसूर जिक्र हो रहा है कि संकेत तो मिल रहे थे। देखिए, जो हमारे नरोत्तम मिश्रा जी हैं जी, वो बहुत लंबे समय से जो है शायरी कर रहे हैं, और वो ये गीत तो गाना चाहते थे, वो ये कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। लेकिन मामा जी ने इतने भारी जो है स्पीड ब्रेकर बना दिए उनके रास्ते में कि उनको ये गाना पड़ रहा है कि एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा जी। तो उनका जो डब्बा गोल किया है मामा ने, इसकी तकलीफ वो कैसे बयान करें? तो वो कमलनाथ जी को पकड़ लेते हैं, दिग्विजय सिंह जी को पकड़ लेते हैं और इस तरह से अपनी तकलीफ बयां करते हैं। अब कम से कम आने वाले 8 महीने तक तो जो है वो स्पीड ब्रेकर हटने वाले हैं नहीं, तो उनको तो ये रोज गाना पड़ेगा। अब ये होंगे कामयाब का गीत उनका बंद हो गया है। दूसरी चीज जो है भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलने के बिना चलता नहीं है। कमलनाथ जी ने क्या कहा और उसको फैलाने में इनका जो प्रोपेगेंडा गैंग है पूरा लग गया है। उन्होंने ये कहा कि हमारा जो स्थानीय जो संगठन है, अगर उसकी सहमति नहीं होगी तो हम अकेले विधायक से हमें कोई लेना देना थोड़ी है कि हम विधायक को क्यों लेंगे, लेकिन अगर हमारे स्थानीय संगठन स्वीकार करता है जी, तब हमारे लिए विधायक महत्वपूर्ण है या कोई भी नेता महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का। उनसे पूछा गया था कि साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके यहाँ आ रहे हैं तो क्या आप उन्हें लेंगे इस संबंध में? लेकिन जो हो हल्ला गैंग है ये पूरी की पूरी लग गई, विधायक की कोई कीमत नहीं, विधायक की कोई कीमत नहीं, विधायक की कोई कीमत नहीं। अरे विधायक की कीमत नहीं तो हमने मक्खन सिंह को क्यों ले लिया? इनके यहाँ से तो भाग के गए लोग, और जो है अभी कर्नाटक में लाइन लगी है इनके भागने वालों की। तो ये जो है ये झूठ को सच बनाने की जो मशीन है, सुन लीजिए पूरी बात तो सुन लें सर। ये जो आलू को सोना बनाने वाले लोग हैं, इनके तो अध्यक्ष चिल्ला के कह रहे थे, देखा मैंने कैसा आलू का सोना बनवा दिया। ये जो ढोंग है, ये जो झूठ की मशीन है, ये मशीन से जो है लड़ने के लिए कांग्रेस थोड़ी बनी है। इन्हें झूठ बोलने दीजिए, इनके झूठ को चलने दीजिए। सच जो है जनता जानती है और हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, कमलनाथ जी जानते हैं, दिग्विजय सिंह जी जानते हैं। मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि भाई आपने पहले भी विधायकों की कीमत नहीं समझी, यही वजह रही कि भाई विधायक चले गए, सरकार भी चली गई,
अभी भी उसी ट्रैक पर हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। उन्होंने विधायकों की कीमत समझी और कीमत लगाई, इसी में तो उन्होंने सरकार बनाई। उनने तो खुल के कहा है ना, उनका भाषण है कि हमें तो जो है ऊपर से जो है इशारा था मोदी जी का, तो हमने सरकार गिरा दी। यही बयान जो है उन्होंने दिया है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने, सुन लीजिए, यही बयान कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया है। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने सरकार गिराई और उनके अंदर अपराध बोध नहीं है लोकतंत्र की हत्या करने का, और दूसरी चीज जितने लोगों को जिन को उनने खरीदने की बात करते हैं वो उन सबके बयान है कि हमें कितने का ऑफर आया, हमें कितने का ऑफर आया, हमें कितने का ऑफर आया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना जो प्रोपेगंडा है, उस प्रोपेगंडा का शिकार अब जनता नहीं होगी। मैं श्रीमाली जी के पास जाऊं उससे पहले तेज जी जल्दी इस पर रिएक्शन। श्रीमाली जी से बल्कि मैं मोहर लगवाऊंगा इसके ऊपर, यदि मैं सही कह रहा हूं। पहली चीज तो कमलनाथ जी का ही वक्तव्य है कि विधायक की कोई कीमत होती है क्या। तो ये वक्तव्य साहब हमने आपको दिया, आप कटारे साहब तो आपने चलाया क्या, हाँ या नहीं? ये तो आपने सीधा दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस से, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपको कोई फोन किया क्या? नहीं किया। दूसरी बात, कहीं पर भी शिवराज सिंह चौहान जी ने ये नहीं कहा कि मोदी जी ने उनको इशारा किया था। ये भी मनगढ़ंत बात आपने कह दी सर। इसीलिए दिक्कत कांग्रेस रियलिस्टिक नहीं हो रही है। अभी हम सुनवाएंगे, तो मुझे लगता है ये वीडियो भी सुनवाएंगे, हम बिल्कुल जारी करेंगे। आप क्या सोच रहे हैं, जारी नहीं करेंगे क्या? हम ये जारी करेंगे, हम जो है हम विजयवर्गीय जी का भी जारी करेंगे और हम सब लोगों के जारी करेंगे। आपकी असली चेहरा हम लोग दिखाते रहेंगे देश को, आपका असली चेहरा देश को हम दिखाते रहेंगे। अब भूपेंद्र जी आपके मंत्री, अरे साहब आप वक्तव्य नहीं, आपने कहा कि नंबर 1 और 2 के इशारे का इंतजार कर रहे थे और हमने सरकार गिरा दी। ये आपका बयान है, सबने सुना, पूरे प्रदेश ने सुना है। देखिए कमलनाथ जी ने कहा ना विधायकों की कीमत होती है क्या? हाँ, तो उसके बाद का सेंटेंस आप काट क्यों रहे? इसलिए काट रहे हैं कि आपका सफाई भी आई, सफाई भी आई है। आपकी कुटिलता जो है उस अगले सेंटेंस से खत्म हो जाती है। कुटिलता के बिना आपका पेट नहीं भरता। अब अगला सेंटेंस इसलिए उसका सुना दो। अगला सेंटेंस उन्होंने अगला सेंटेंस क्या बोला है सुना दीजिए। ये काट पीट करके तो हम आपकी भी बहुत सा सोना बनवा देंगे। ये धंधा हम लोग करते नहीं है। आप रोज आप ये जो करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कटिंग कर करके और जो आलू से सोना बनाने में, ये बंद कर दीजिए। ये आलू सोना करके रायता बटोर रहे हैं। आलू सोना कहाँ से आ गया ये बताइए? करोड़ों अरबों रुपया सार्थक कामों पर खर्च खुद बोल गए कि ठीक है। देव श्रीमाली जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। झूठ गढ़ने में जो खर्च करते हैं। भूपेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, जनता को नौकरी दीजिए, उसमें ठीक है। तेज जी, भूपेंद्र जी, देव श्रीमाली जी, दो बातें। एक तो ये कि भाई अब चुनावी साल है तो बयान, पुराने वादे याद दिलाना भाई जो पूरे नहीं हो पाए, स्वाभाविक है कि रिवाइव होंगे, दोनों तरफ से रिवाइव होंगे। लेकिन आप बड़े कद के नेता हैं, आप अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, प्रदेश के मुखिया रहे हैं, सभी बड़े नेताओं पर शामिल होता है ये बात। आप कोई भी वाक्य कह रहे हैं, कोई भी शब्द कह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके कई मायने निकाले जाएंगे। इतना तो आप सोच समझ के ही कहना होगा ना श्रीमाली जी? बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उन्हें सोच समझकर कहना चाहिए सभी को, और इस समय चुनाव के वक्त में क्या कहना चाहिए ये भी वो जानते हैं, इसलिए वो बात नहीं कहते। क्योंकि इस समय जो है वो वही गाना है जो जनता गाती है, कसमें वादे प्यार वफा वादे हैं बातों का क्या। तो वो कसमें वादे याद ना आ जाएं, इसलिए वो दूसरी तरफ ही सारे के सारे लोग अपना ढोल बजाते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस समय सबको अपनी बात कहना चाहिए और कहना चाहिए कि हमने क्या क्या किया, और दूसरों को बताना चाहिए हम क्या क्या करेंगे। क्योंकि जनता को इन चीज़ों से टाइम बर्बाद करने से कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बात सही है कि कमलनाथ जी पार्टी में अलग तरह के नेता हैं, जैसा कि अभी हमारे सम्मानीय वक्ता महोदय ने कहा भी, और वो एक अलग तरह की उनका कार्यशैली है, और सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। उसके फायदे भी होते हैं और मुनाफे भी होते हैं। फायदा नहीं होता तो कमलनाथ सरकार 2018 में नहीं बना पाते, क्योंकि अपराजय पार्टी थी बीजेपी। और ये भी एक बात सही है कि अगर उनका नीचे तक ग्रास रूट तक वेवलेंथ मिली होती, तो जब ग्वालियर में बैठ के और बाकी जगह बैठ के लोगों को पता चल पा रहा था, मीडिया के लोगों को, लेकिन उनके पास वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो कहीं कमी है। और मुझे लगता है कि वो दूर भी हुई हैं, की भी होंगी, और करना भी चाहिए। लेकिन इस समय राजनीति की जो बहस है वो जनता को लेके होना चाहिए, वादों को लेके होना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव का वर्ष है और 6 महीने बचे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, और सभी इस समाज में सभी नंगे हैं।
जी बिल्कुल। तो देवश्री माली जी ने भी शायराना अंदाज में फिल्मी गीत के माध्यम से जी 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 हितेश जी इशारा किया कि भाई मुद्दों की बात करिए, काम की बात करिए, क्या किया क्या नहीं किया। एक बात आप और कर रहे थे इससे पहले हितेश जी की भाई कॉर्पोरेट लीडर हैं, ये बताइए क्या गरीब क्या नेता होने के लिए गरीब होना ही जरूरी है? क्या नेता होने के लिए किसान होना ही जरूरी है? नहीं, मैंने उसको इस संदर्भ में कहा था कि उनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग कॉर्पोरेट की है। और कैसे है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई वो मध्य प्रदेश की राजनीति में एक इंसिडेंटल कोइंसिडेंटल व्यक्ति है, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहिए थी तो मध्य प्रदेश आ गए। कमलनाथ जी की न शिक्षा भूमि न जन्मभूमि, मैं पीढ़ियां बदल गई, मैं बता रहा हूँ, ना उनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश है, ना उनकी शिक्षा दीक्षा भूमि मध्य प्रदेश है। 24 कंपनियों के कहते हैं वो मालिक रहे और रिचेस्ट पार्लियामेंटेरियन रहे, एक भी कंपनी का काम यहाँ मध्य प्रदेश में उन्होंने नहीं खोला। 2-2, 3-3 उनके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो भारत में टॉप रैंकिंग के हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती को या छिंदवाड़ा को इस लायक नहीं समझा कि एकाध मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोल के शिक्षा का कोई संकुल बनाते। तो मध्य प्रदेश का उनने भरपूर उपयोग किया पिछले 30-35 साल से, पर बदले में मध्य प्रदेश को नहीं दिया। ये कॉर्पोरेट करता है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, लंदन से आती थी और सारा माल हमारा और लेके चली जाती थी, और फिर आप या कांग्रेस कभी कभी ये बोल देते थे कि साहब वो तो रेलवे दे गए, तो टेलीफोन, वो रेलवे टेलीफोन इसलिए दे गए कि उनको आयरन ओर चाहिए था हमारे यहाँ से, वो कोई हमारे यात्रियों की सुविधा के लिए नहीं दे गए। तो इसी प्रकार कमलनाथ जी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उनको चाहिए थी सेफ, इसके लिए छिंदवाड़ा आए। और इसीलिए हमारा टारगेट छिंदवाड़ा क्यों है, क्योंकि 29 में से 28 हमने जीत ली थी, वो एक रह गई है जिसको हम पूरा करेंगे। और प्रवासी जो उनका एक एटीट्यूड है उससे कांग्रेस को भी मुक्ति मिलेगी और मध्य प्रदेश को भी मिलेगी। जो नेचुरल लीडर है कांग्रेस के, जिनका घर यहाँ है, बीवी बच्चे हैं, 3-3 पीढ़ियां जिसका जिक्र प्रशांत जी आप कर रहे हैं, जो सन ऑफ द सॉइल है मध्य प्रदेश के, वो कम से कम आएंगे और हमको फिर कानपुर के कमलनाथ जी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। इस पे भूपेंद्र जी ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। 9 बार या 12 बार कब से वो कमलनाथ जी सांसद हैं। दूसरा ये कि कमलनाथ जी कमलनाथ जी को लेकर एक बात और शिवराज जी ने कही, भूपेंद्र जी इस पर भी रिएक्शन चाहूंगा कि भाई मिट्टी की सौंधी खुशबू का उन्हें एहसास है ही नहीं, मामा हो भी नहीं सकते, जिस पर एक रिएक्शन भी कमलनाथ का आया था। उसके बाद ये रिएक्शन शिवराज जी का, जिनको जिन्हें मिट्टी की खुशबू होने का दावा कर रहे हैं जी, उन्हीं के राज में तो 11,000 किसानों ने आत्महत्या की है ना। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? मगर मैं अभी जवाब दूंगा आपके प्रश्न का बाद में, पहले चच्चा का जवाब जरूर देना चाहूंगा। सर मैं भतीजा हूं आपका। इन्होंने जो है सर आप चाचा हैं सर इन्होंने उन्हें प्रवासी कहा, तो मैं इनकी इस बात का जो है बड़ी तहे दिल से तारीफ करता हूँ, क्योंकि ये साथ में जो है प्रधानमंत्री जी को प्रवासी कह रहे हैं। बनारस उनका जन्म स्थान है क्या? बनारस वो कहाँ से ट्रांसफर होके गए हैं? ये जो आदमी अपने प्रधानमंत्री को प्रवासी समझता है इस देश के अंदर, वो आदमी कमलनाथ जी को क्या समझेगा? तो ये इनकी हालत है। ये हमें सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, वो भी सेफ सीट पे ही गए, पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं गए। प्रभात झा मध्य प्रदेश में पैदा हुए, नेता रहे। प्रभात झा मध्य प्रदेश में पैदा हुए, प्रवासी हैं। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश में पैदा हुए कि प्रवासी है। सब आप तो अभी घुमा फिरी मत करिए। अभी तो आपका प्रधानमंत्री प्रवासी है, ये उत्तर प्रदेश गया, ये आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आपका मध्य प्रदेश से आपका प्रधानमंत्री बनारस गया चुनाव लड़ने, वो प्रवासी है आपकी परिभाषा के हिसाब से। और आप इस परिभाषा को लेके आपको शर्म आनी चाहिए कि आप जो है भारत के अंदर रहने वाले आदमी को प्रवासी की नजर से देखते हैं। आपका द्वेष और घृणा आपके दिल में जो है, अरे 26 देशों में घूम के आ गए तुम्हारे प्रवासी जी, 26 देशों में घूम के आ गए। यही कह रहा हूँ मैं आपसे। अभी तो कह रहे थे आपके वो कल का वहाँ बना, वहाँ पैदा हुए। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का ये जो दुरंगापन है, भारतीय जनता पार्टी की ये जो बेहूदगी है, जो ये जो है भारत में रहने वाले आदमी को, भारत में पैदा होने वाले आदमी को प्रवासी कहते हैं। मैं रिक्वेस्ट है मेरी, एक कर बात रखें, दर्शक भी समझ पाए जी, दर्शक भी समझे। बनारस में प्रवासी आप कह रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप भाजपा के ऐसे नेता हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रवासी है, और आप जाइए, सुनिए मेरी बात,
आप चलिए हमारे साथ छिंदवाड़ा, जब भी आप में साहस हो और आपके किसी नेता में साहस हो, आप चलिए। आपके मुख्यमंत्री जी 10% भी करते हैं बुधनी के अंदर, आपके मुख्यमंत्री उसका 10% प्रवास पर हूँ, क्योंकि वो रहते ही नहीं, आवास कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा में किया, आवास उनका दुबई में है। मुख्यमंत्री 10% भी नहीं कर सका 18 साल में। आपका मुख्यमंत्री 10% भी स्कूल एजुकेशन कहाँ हुआ? 18 साल में कोई कंपनी क्यों नहीं खोली उन्होंने मध्य प्रदेश में? एक फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई? ये सर कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगाई? जो सबसे बड़ी चीज 24 कंपनियां हैं उनकी, हुई है वो ये कि इनका प्रधानमंत्री सर 24 कंपनियां हैं कमलनाथ जी की, जय हो वाजपेयी जी। चलिए सवाल दोनों तरफ से हैं। जी जी प्रधानमंत्री आपने प्रवासी बना दिया, ठीक है। एक भी नहीं खोला। चलिए मैं देवश्री माली जी के पास जाऊंगा। देवश्री माली जी, कम से कम आपकी बात से चर्चा इस पर तो आई कि किसने क्या किया, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, सांसद बनने के बाद क्या किया क्या नहीं किया। श्री माली जी देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो एक ये है कि भारतीय लोकतंत्र की और हमारे संविधान की बहुत बड़ी खूबसूरती है जो पूरे देश को एक रखती है कि एक वोट कहीं भी रहेगा वहां उसका एक वोट होता है, उसकी एक बराबर कीमत होती है और भारत का नागरिक कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ये एक बड़ी खूबसूरती हमारे लोकतंत्र में है। प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। कमलनाथ जी कहाँ पैदा हुए, अब इस बात का अर्थ इसलिए नहीं बचता कि वो 70 साल के हो रहे हैं और उनको मध्य प्रदेश में वो, उनका बेटा, उनकी पत्नी 3 पीढ़ियां चुनाव जीत चुकी है, जनता उनको समर्थन दे रही है। तो ये है। और भी बाकी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं जब लोकतंत्र में लोग विश्वास करते हैं। तो ये तो खैर वैसे ही दोनों लोग बहस कर रहे हैं, उसका दोनों लोग जानते हैं कि वो बहस का कोई इशू है भी नहीं, क्योंकि सारे लोग जगह जगह बदलते रहते हैं, पार्टियां भी बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पार्टियां बदलने से कोई आदमी कुछ लोकतंत्र को कमजोर करता है। लेकिन मेरा अभी भी यही कहना है कि बहस जो है इस समय मुद्दों पे होनी चाहिए और इस पे होनी चाहिए कि हमने क्या किया और हम क्या करेंगे। इसी से जनता को फायदा होगा, लाभ होगा और सभी लोग अपने स्तर पर प्रदेश का भला करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, जितनी भी राजनीतिक दल हैं अपने स्तर पर कोशिश करते हैं, अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच में देते हैं और फिर उसमें से जनता को जो अच्छा लगता है उसे चुनती है। ये बात सही है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, किसी की उतनी ही कीमत है जितनी कीमत जनता तय कर दे। अगर जनता उसको कीमत देती है तो सबको मानना पड़ती है, और है ना, और जनता कीमत नहीं देती तो फिर उनको दल भी बदलना पड़ते हैं। अगर उनको जनता की कीमत नहीं मिल पाती है तो ये चलता रहता है। मुझे लगता है कि एक स्वस्थ बहस की शुरुआत होगी और वायदों के साथ और होनी भी चाहिए, और बेहतर हो कि काम पर चर्चा हो, बजाय ये कि कौन कहां से है कहां से नहीं। स्वाभाविक है कि जन्मभूमि कोई हो सकती है लेकिन कर्मभूमि बदली जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेताओं ने भी अपनी कर्मभूमि बदली, और संघ, अगर मैं गलत नहीं तो शायद संघ भी अपने पदाधिकारियों को दूसरी जगह नियुक्त करता है। खैर माफी चाहूंगा, चर्चा और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, वक्त इजाजत नहीं देता है। बहुत शुक्रिया अतेज वाजपेयी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी, देवश्री माली जी चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।